वेलकम टू आयुर्वेदा लर्निंग क्लासेस। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं चरक जयंती के अवसर पर चरक संहिता के बारे में। चरक संहिता को आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन। तो चरक संहिता का जो बेसिक है वो आज अपन देखेंगे, ठीक है। देखो, चरक संहिता का जो बेसिक है मैंने मेरी बुक में ही कई जगह पर लिख रखा था, तो वो नोट्स ही मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो जैसा कि आचार्य चरक कहता है कि जो सीखने वाले जो आचार्य होते हैं, है ना, कृत्स्नो ही लोके बुद्धिमताम आचार्य, जो सीखने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो नेचर है ना, ये लोक है वही बहुत है। यानी लोक में क्या है, सारी चीज़ें अवेलेबल होती, चाहे आप गलत सीखना चाहो तो गलत भी है, चाहे अच्छी चीज़ें सीखना चाहो वो अच्छी भी आपको यहाँ मिल सकती है, ठीक है। तो जो आयुर्वेदिक के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि वृहत्त्रयी और लघुत्रयी दो संहिताएं हुई है ना। तीन तो वृहत्त्रयी संहिताएं हुई जिसमें चरक, सुश्रुत और वाग्भट संहिता आती हैं, और तीन लघुत्रयी संहिताएं हुई हैं जिसमें माधव निदान आता है, शांगधर संहिता आती है और भाव प्रकाश संहिता आती है। तो आज अपन जो बात करेंगे, मतलब इन लेक्चरों की जो सीरीज है चरक संहिता की, उनमें सिर्फ और सिर्फ चरक संहिता के बारे में बात करेंगे। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका बेसिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो या तो अपन एक लेक्चर में बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, या यदि लेक्चर बड़ा होता है तो अपन इसके 2 लेक्चर तैयार करेंगे, ठीक है। तो देखो, आइए अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक को। तो ये बेसिक यदि किन्हीं को आता है तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो आपके यूट्यूब चैनल की, ठीक है। यानी कि आप जो वीडियो देखते हो तो उसको स्पीड में भी देख सकते हो। और जो स्टूडेंट यदि पहले ही फर्स्ट ईयर में जो हैं, क्योंकि अभी जो NCISM का जो नया सिलेबस है उसमें फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट प्रोप है, उसमें चरक संहिता के सूत्र स्थान के 12 चैप्टर इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं इतिहास पढ़ के आ रहे होते हैं, यानी कि जो पदार्थ विज्ञान है उसमें इतिहास पढ़ के आए हैं, तो वो चरक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो ये वीडियो जो होने वाली है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों स्टूडेंट के लिए होने वाली है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, और यदि हो सके तो अपनी जो बुक है या एक डायरी बना लीजिएगा। डायरी में क्या करेगा, आप जो मेन पॉइंट लिख रखे हैं वो एक ही जगह सारे पॉइंट लिख लेना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो, जो चरक संहिता है उसमें टोटल कितने 120 अध्याय हैं, और उनको 8 स्थान में लिखा गया है, ठीक है। जो 8 स्थान है वो कौन कौन से हैं, तो देखो, पूर्वाध जो बुक है, यानी कि चरक संहिता तो एक ही हुई है, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो पूर्वाध और एक क्या हो गया, उत्तराध। तो पूर्वाध में कौन कौन से स्थान आते हैं, तो सूत्र स्थान आता है, निदान स्थान आता है, फिर विमान स्थान, शारीरिक स्थान, इंद्रिय स्थान आता है। तो देखो, सूत्र स्थान में 30 चैप्टर आते हैं, निदान, विमान, शारीर में 8-8 चैप्टर आते हैं, ठीक है। और इंद्रिय स्थान में कितने आते हैं, 12 चैप्टर। तो ये इस प्रकार 66 चैप्टर तो पूर्वाध में हो गए। और उत्तरार्ध जो पढ़ोगे आप थर्ड ईयर में, चिकित्सा स्थान पढ़ोगे, चिकित्सा स्थान के 30 चैप्टर। तो देखो, सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान में सेम चैप्टर है, सिद्धि और कल्प स्थान में 12-12 चैप्टर है, ठीक है। तो यदि आपको ये चीज याद करनी है कि कितने चैप्टर हैं, यदि लॉन्ग टाइम तक याद करना चाहते हो तो इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझना। स्टोरी ये है कि जो चरक संहिता है वो चरक ने क्या बनाई, अपनी संहिता की सूची बनाई, ठीक है। क्या बनी, सूची बनाई। तो उस सूची में कितने चैप्टर थे, 30 चैप्टर थे। चरक की सूची में कितने चैप्टर थे, 30 चैप्टर थे। तो वो जो सूची है वो लेकर कहाँ गया, वो चरक विनिशा। विनिशा क्या है, जो मध्य प्रदेश वाले लोग होंगे तो वो जानते होंगे कि विनिशा एक गांव का नाम है मध्य प्रदेश में। तो विनिशा लेके गया, कितने, तो विनिशा कितने किलोमीटर था, 8 किलोमीटर दूर था। जो चरक के घर से कितना, 8 किलोमीटर दूर था। अब वो लेके गया तो वहां क्या हुआ, ऐसी संहिता देखकर लोगों ने उसकी क्या कर दी, सिकाई कर दी। क्या कर दी, सिकाई कर दी। कितनी बार की, 12 बार की। तो देखो, चरक की जो सूची थी उसमें कितने चैप्टर थे, 12, 30 चैप्टर थे। फिर चरक की सूची लेके कहाँ गया चरक, विनिशा गया। कितने किलोमीटर था, 8 किलोमीटर था। सिकाई कितनी बार हुई, 12 बार। तो देखो, सू से क्या हो गया, सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान में 30 चैप्टर है। विनिशा, विनिशा यानी विमान स्थान, निदान स्थान, शारीरिक स्थान में 8 चैप्टर होते हैं। और सिकाई यानी कि सिद्धि स्थान, का से, कल्प स्थान, ई से, इंद्रिय स्थान में टोटल कितने, 12 चैप्टर है, यानी 12-12 चैप्टर होते हैं, ठीक है। इस तरह आप याद रख सकते हो। तो अपन ने कितने 8 स्थान पढ़े हैं, सूत्र, निदान, विमान, शारीरिक, इंद्रिय, चिकित्सा, सिद्धि, कल्प स्थान। तो ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों को कई बार पूछ लेते हैं कि कल्प स्थान में कितने चैप्टर हैं, सूत्र स्थान में, चिकित्सा, कुछ भी पूछ ले तो आप इसके थ्रू याद रखना कितने कितने स्थान हुए वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, देखो, कुछ प्रॉपर्ली जो स्थान है उनके नाम कुछ अलग से दे रखे जो कि पीजी में पूछ लेता है। सूत्र स्थान को श्लोक स्थान भी कहते हैं, श्लोक संग्रह भी कहते हैं, आशय स्थान भी कहते हैं, और शीर शुभम भी बोलते हैं। तो जो शीर शुभम है तो वो किसको बोला है, सूत्र स्थान को बोला। ध्यान से सुनना, ये चरक सूत्र 19 में 29 चैप्टर में आएगा कि शीर शुभम किसे बोलते हैं, तो सूत्र स्थान को बोलते हैं। निदान स्थान को व्याधि संग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 व्याधियों का वर्णन है,
ठीक है, तो इसलिए इसको व्याधि संग्रह कहते हैं। तो ये एकदम आ सकता है याद रखने, मतलब याद नहीं रखोगे तो भी आप एक ऑप्शनल में आएगा तो टिक कर सकोगे। विमान स्थान में देखो निग्रह स्थान बोलते हैं, विमान स्थान को क्या बोलते हैं, निग्रह स्थान, और मान बोलते हैं। तो विमान में मान आ रहा ना, तो इसलिए मान स्थान तो याद रह जाएगा, लेकिन निग्रह स्थान याद नहीं रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी, निग्रह स्थान, और इधर शीर शुभम और आश्रय स्थान सूत्र स्थान को कहते हैं, निग्रह स्थान विमान स्थान को कहते हैं। शारीरिक स्थान में देखो आश्रय स्थान बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आश्रय स्थान बोलते हैं, या आत्म निश्चय स्थान भी किसको बोला है, शारीरिक स्थान को बोला है। फिर आती है इंद्रिय स्थान, तो इंद्रिय स्थान को क्या बोलते हैं, अरिष्ट, क्योंकि इस इंद्रिय स्थान में आप अरिष्टों का वर्णन पढ़ोगे इसलिए अरिष्ट स्थान बोल दिया, ये भी याद रह जाएगा। चिकित्सा स्थान, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको तो सारा याद रखना ही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो इतिहास वाला टॉपिक है आपका, जो संस्कृत में इंक्लूड कर दिया, उसमें भी कहीं ना कहीं लिखना पड़ सकता है, और टॉपिक जो याद हो गए तो आप थोड़ी में लिख सकते हो, जो यूजी वाले स्टूडेंट है। और यही चीज जब पीजी में आएगी कि सूत्र स्थान, शीर शुभम किसे कहते हैं, सूत्र स्थान को कहते हैं, निग्रह स्थान विमान स्थान को कहते हैं, आश्रय स्थान किसको बोलते हैं, शारीर स्थान को बोलते हैं, आत्म निश्चय स्थान किसको, शरीर को बोलते हैं। तो ये चीजें याद होगी तब आप करेक्ट आंसर कर पाओगे। अब देखो इंद्रिय स्थान अरिष्ट से याद रह जाएगा, जब आप पूरी संहिता पढ़ते हो इंद्रिय स्थान तो वहां पर अरिष्टों का वर्णन आता है, एक दिन का अरिष्ट, एक साल का अरिष्ट, 7 दिन का अरिष्ट, तो ये सारी चीजें कहीं में इंद्रिय स्थान में आ जाएगी। फिर बात करते हैं अपन चिकित्सा स्थान को क्या बोलते हैं, औषध योग संग्रह, क्या बोलते हैं, औषध योग संग्रह बोलते हैं। तो देखो औषधि का वर्णन आया है या फिर चिकित्सा का वर्णन आया तो ये तो चीज याद रह जाएगी। उत्तम स्थल किसको बोला है, या उत्तम रहस्य स्थान किसको बोलता है, चिकित्सा स्थान को बोलते हैं। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएचयू के एग्जाम में आ रखा है, उत्तम रहस्य स्थान किसको बोला है, तो चिकित्सा स्थान को बोलते हैं। फिर बात आती है कि चिकित्सा स्थान में सुंदर स्थान भी बोलते हैं और गुप्त स्थान कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुप्त चिकित्साओं का वर्णन है ना, इसलिए गुप्त स्थान किसको बोलते हैं, चिकित्सा स्थान को बोलते हैं। ओके, सो लेट्स गो कल्प स्थान इज अ दिव्य स्थान, दिव्य स्थान किसको बोला है, दैट्स कल्प स्थान। और विकल्प स्थान भी किसको बोलते हैं, कल्प। तो देखो यहाँ विकल्प में भी कल्प आ रहा है, तो ये तो याद रह जाएगा। जैसे मान स्थान किसको बोलते हैं, विमान को बोलते हैं, और विकल्प स्थान कल्प स्थान को बोलते हैं, लेकिन दिव्य स्थान किसको बोले हैं, कल्प स्थान। तो देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पढ़ा अपन ने, तो एक बार देखते हैं, शीर शुभम को बोलते हैं, शीर शुभम सूत्र स्थान को बोलते हैं, निग्रह स्थान विमान स्थान को बोलते हैं, आश्रय स्थान शारीर को बोलते हैं, और उत्तम रहस्य स्थान चिकित्सा स्थान को बोलते हैं, या गुप्त स्थान भी चिकित्सा को बोलते हैं, और दिव्य स्थान कल्प स्थान को बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे। अब देखो अपन कुछ जैसे जो न्याय पढ़ते हैं, अपन पदार्थ विज्ञान में अपन पढ़ते हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, तो जो दर्शन थे उनका अपनी संहिता के कौन कौन से चैप्टर पर असर पड़ा। तो जो वैशेषिक दर्शन पढ़ा अपन ने, वो फर्स्ट चैप्टर सूत्र स्थान का जो दीर्घंत जीवितम अध्याय है उस पर इफेक्ट पड़ता है, यानी प्रथम अध्याय पर वैशेषिक दर्शन प्रभाव पड़ता है। और जो चरक सूत्र 8 है, इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय, उसमें धर्मशास्त्र का प्रभाव पड़ता है। फिर विमान स्थान की बात करें तो उसमें न्याय दर्शन के बारे में बताया गया है, यानी न्याय दर्शन का इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है, अपनी चरक संहिता में विमान स्थान पे। और चरक शारीर का फर्स्ट का जो चैप्टर है, सांख्य दर्शन का प्रभाव होता है वहाँ, क्योंकि सांख्य दर्शन ने जितना जो बताया गया है वो कहीं ना कहीं शारीर स्थान के फर्स्ट चैप्टर में अपने को देखने को मिलता है। फिर सिद्धि स्थान की बात करें तो वहाँ पर वेदांत दर्शन के बारे में अपने को देखने को मिलता है। तो वेदांत दर्शन का प्रभाव कहाँ पर होता है, सिद्धि स्थान में। शारीर में फर्स्ट चैप्टर में सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन का प्रथम अध्याय में पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें रिपीट होगी तो बार बार वापस याद हो जाएगी, लेकिन आप एक जगह इसको लिख लोगे तो बार बार रिवीजन में क्या होगा, आसानी होगी। अब चरक संहिता की जो देन मानी जाती है वो आचार्य रसायन का वर्णन कहाँ आया है, ओनली फॉर अपनी चरक संहिता में मिलता है। तो ये तो वैसे मैं आपको चरक संहिता की विशिष्टता समझाऊंगा तब वहां पर भी बता दूंगा। और बात करते हैं अब, जैसे ये मैंने चीज आपको पहले बता दी थी कि क्या हुआ था, सूची लेकर कहाँ गया था, विनिशा गया था और सिखाई हुई थी, कितनी बार, 12 बार सिखाई हुई थी, 8 किलोमीटर दूर था और 30 चैप्टर उसकी सूची में थे। ठीक है, तो 120 अध्याय में अलग अलग करने हैं ना स्थान में, तो ये ऐसे बांट सकते हो। अब अपन पढ़ते हैं आद्य उपदेष्टा कौन हुए। तो देखो आप जानते हो कि सबसे पहले ब्रह्मा जी आए थे, फिर दक्ष प्रजापति आए, दक्ष प्रजापति पर अश्विनी कुमार आया, अश्विनी कुमार के बाद कौन आते हैं, इंद्र आते हैं, और इंद्र के पास कौन गए थे, भारद्वाज पुनर्वसु गए थे गाने लिए। भारद्वाज पुनर्वसु किसको जब मीटिंग हुई तो वहां पर आत्रेय पुनर्वसु थे, आत्रेय पुनर्वसु लेके आए, अपने 6 शिष्यों को दिया, है ना, अग्निवेश, भेड़, शारपाणी, इस तरह 6 शिष्य थे उनके। ठीक, तो ये 6 शिष्यों को देने के बाद क्या हुआ, जो अग्निवेश ने क्या लिखा, अग्निवेश तंत्र लिखा था, क्या लिखा था, अग्निवेश तंत्र। तो जो आत्रेय पुनर्वसु थे, आत्रेय पुनर्वसु थे, वो क्या थे, आद्य उपदेष्टा, उन्होंने उपदेश किए थे ना, बोला था। तो उनका काल कौन सा माना जाता है, 1000 ईसा पूर्व। अब ये जो 1000 ईसा पूर्व है वो उपनिषद काल भी कहते हैं इसको। अब ये तंत्र करता था वो किसने, तंत्र करता है जो राइटर,
है ना। जो राइटर था वो किसने लिखा था, अग्निवेश ने लिखा था। अब अग्निवेश ने लिखा था, इसका काल भी क्या होगा, जो गुरु और शिष्य होते हैं उनका काल सेम ही होता था, 1000 ईसा पूर्व इसका भी काल होगा। अब देखो प्रतिसंस्कृता, प्रतिसंस्कृता किसने किया, चरक ने। क्यों, अब आप कहोगे कि तंत्र करता ही तो चरक संहिता है, नहीं, वो था अग्निवेश ने अग्निवेश तंत्र लिखा था, राइट। फिर अग्निवेश तंत्र था, उसका प्रतिसंस्कृता करके चरक संहिता बनाई गई, और वो चरक संहिता किसने लिखी थी, चरक ने लिखी थी। अब देखो यहाँ पर क्या है, 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व या दूसरी सदी ईसा पूर्व भी कह सकते हैं। तो देखो चरक में ये जो बीच वाला र आता है ना, तो इसमें दो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसको यदि मैं इस तरह लिखूं तो क्या दिखता है, दो निकलता है ना। तो ये देखो इससे याद रह जाएगा आपको कि दूसरी सदी इसका क्या हो गया, दूसरी सदी ईसा पूर्व क्या हो गया, इसका काल हो गया। ठीक है, ये याद रखने के कुछ तरीके होते हैं कि आपको लॉन्ग टाइम तक आप इसको याद रख सकते हो। अब संपूर्णता कौन था, यानी कि क्योंकि चरक संहिता जो मिली थी दृढ़ बल को, तो वो क्या मिली थी, कहीं ना कहीं उसमें 41 चैप्टर थे, वो क्या मिले थे, उसमें अब्सेंट थे। अब कैसे पता पड़ा उसको 41 ही चैप्टर थे, तो जो चरक सूत्र फर्स्ट चैप्टर है, ये सॉरी, चरक सूत्र 30वां चैप्टर है, उसमें क्या सारे चैप्टरों के बारे में बता रखा कि इस संहिता में इतने इतने चैप्टर आ रखे, कि जो मैंने बताया ना आपको सूत्र स्थान चिकित्सा स्थान में कितने कितने चैप्टर हैं, वो सारा वहां पर लिख रखा। तो उसको आइडिया लग गया हाँ ये चैप्टर उसमें बिखरे हुए हैं या नहीं है, एब्सेंट है। तो उसने क्या किया, जगह जगह जाकर क्या किया, उन चैप्टरों को कलेक्शन किया, और उसने क्या किया, संपूर्णता यानी कि उसको पूरी बनाने की कोशिश की, और उसने 41 चैप्टरों को क्या किया, इंक्लूड किया। तो देखो उसका काल कौन सा होगा, चौथी शताब्दी। अब कैसे याद रहेगा, देखो इसमें दृढ़ बल में कितने अक्षर आ रहे हैं, 4 अक्षर आ रहे हैं ना, इसलिए कौन सी शताब्दी होगी, चौथी शताब्दी। ऐसे याद रखना, आपका तरीका और भी हो सकता है, लेकिन मेरा तरीका यह था तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब क्या होता है देखो, जो 200 ईसा पूर्व या दूसरी सदी है, वो कहीं ना कहीं क्या है, मौर्य और शुंग काल, जो शुंग काल है उसकी क्या संधि मानी जाती है, यानी कि कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है। दोनों काल के बीच में क्या माना जाता है, जो चरक का काल माना जाता है वो दोनों कालों के बीच में माना जाता है। ये अपन आगे भी पॉइंट आएगा, इसको अपन वहां देख लेंगे। वैसे तो देखो आद्य उपदेष्टा कौन हुए, आत्रेय पुनर्वसु है, 1000 ईसा पूर्व, दोनों का शिष्य और दोनों का। तंत्रकर्ता किसने लिखा, तो अग्निवेश ने लिखा। प्रतिसंस्कृता कौन है, तो चरक है। संपूर्णता कौन है, तो दृढ़ बल है। ठीक है। और यदि भाष्यकार आ जाए तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वैसे इतना लोड लेने की जरूरत नहीं आपको। अब देखो जो हाँ, अब अपन ये देखते हैं, देखो इसके बारे में तो देखो कुल स्थान कितने, 8 है, अपन बात करके आ गए। कुल जो अध्याय है वो कितने हैं, 120 अध्याय हैं। कुल श्लोक की बात करें तो देखो बेटा 120 जो है ना अध्याय हैं, और 12,000 क्या है इसमें श्लोक है, टोटल श्लोक है। कितने हैं टोटल श्लोक। और कुल सूत्र की बात करें तो 92-95, ऐसे याद रखना, 92-95 याद रखना, या क्या याद रखना, 9295 इसमें क्या हुए, कुल सूत्र हुए, न कि योग, क्योंकि ये दोनों में कंफ्यूज करेगा। ये तो क्या है, इसमें सूत्र है, सॉरी ये क्या है, सूत्र है इसमें। और कुल जो औषधि योग है, जो कल्पना है, वो कितनी है, 1950। देखो योग यानी संधि, संधि कब हुई थी, 1950 में, ऐसे याद रख सकते हैं। तो 1950 क्या है अपने, योग है। ठीक है। और जो उपलब्ध श्लोक हैं अभी चरक संहिता में, वो कितने हैं, 9498 श्लोक है। ठीक है। ये पॉइंट आगे भी आएगा जब अपन इसके सेकंड लेक्चर में बात करेंगे, तो वहां पर एक स्पेशल पॉइंट में ये पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है। तो कुल स्थान 8 है, कुल अध्याय 120 है, कुल श्लोक 12,000 है, कुल सूत्र कितने हैं, 92-95, कुल योग औषधि योग कितने हैं, 1950। अब जो दृढ़ बल की बात की थी अपन ने इधर, कि दृढ़ बल ने 41 चैप्टर क्या किए थे, यहाँ पर जोड़े थे, किसमें, चरक संहिता में। तो कौन से स्थान में कितने चैप्टर जोड़े हैं, तो दृढ़ बल ने जो चिकित्सा स्थान है, सॉरी ची का मतलब चिकित्सा स्थान, तो उसमें 17 चैप्टर इंक्लूड किए। कल्प और सिद्धि स्थान है, उसमें 12-12 चैप्टर इंक्लूड। तो कल्प और सिद्धि में जो पूरे चैप्टर हैं, ठीक है, अपन ने देखो यहाँ बात की थी ना, सिकाई, सिकाई में क्या था, सी से सिद्धि स्थान और कल्प स्थान में 12 चैप्टर थे। तो ये 12 जो चैप्टर है वो पूरे किसकी देन मानी जाती है, दृढ़ बल की मानी जाती है। ठीक है। और जो चिकित्सा स्थान में 17 चैप्टर है, वो कौन इंक्लूड कर रहा है, दृढ़ बल इंक्लूड किए गए। ठीक है। वो कौन कौन से चैप्टर है, तो अपन सेकंड वाले पार्ट में अपन देख लेंगे उसको एक बार। ठीक है। अब बात करते हैं अपन आचार्य चरक के, थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। जैसा कि आज अपन देख रहे हैं कि आज जो चरक जयंती है, जो नाग पंचमी है, वो किसके रूप में मना रहे हैं अपन, आज चरक जयंती के रूप में मनाते हैं। तो चरक जयंती के बारे में यदि मना रहे हैं तो उसके बारे में जानते तो हैं, जानना तो पड़ेगा ना, चरक था कौन। देखो चरक जो था वो राजा कनिष्क था, कनिष्क उसके क्या थे, राज्य वेद्य थे। और जो राजा कनिष्क था वो बौद्ध धर्म से कहीं ना कहीं रिलेट था। तो इसका मतलब ये माना जा सकता है कि जो चरक हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से क्या हुए होंगे, रिलेट, यानी उनका धर्म क्या होगा, बौद्ध धर्म। ये पॉइंट अपन स्पेशल पॉइंट में वापस रिवाइज कर लेंगे। अब देखो जो मेन मेन चीजें वो देखते हैं। वास्तविक नाम क्या था इन चरक का, कपिस्टल चरक, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, कपिस्टल चरक माना जाता है। ठीक है। अब देखना
जो कपिस्टल चरक थे वो देख लिया अपन ने कि कपिस्टल चरक का जो चरक है उसका नाम ओरिजिनल क्या था, कपिस्टल चरक। ये भी कई बार पीजी में क्वेश्चन आ जाता। अब जो पुत्र है वो कौन है, विशुद्ध। अब इसको कैसे याद करोगे, जो चरक है वो शुद्ध है, अब उसका पिता क्या होगा, और ज्यादा शुद्ध होगा, तो विशुद्ध याद रह जाएगा आपको। ठीक है। अब शिष्य की बात करें तो क्या है, वेद संपायन। शिष्य किसके थे, ये वेद संपायन के शिष्य थे, यानी चरक के गुरु का नाम क्या था, वेद संपायन। तो वेद संपायन के तो क्या थे, शिष्य, और फादर क्या थे इनके, विशुद्ध। अब बात करते हैं किसके अवतार माने जाते हैं, तो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, है ना। शेषनाग के अवतार भी माने जाते हैं, या भगवान अनंत के अवतार, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। अब निवास कहाँ था इनका, देखो इसने स्थान भी बता रखा, इरावती या चंद्रभागा नदियों के बीच में इनका स्थान माना जाता है, कपिस्थल, कपिस्थल ग्राम में माना जाता है। ठीक है। या प्रांत की बात करें तो पंचनंद जो गांव है वहां पर इनका स्थान माना जाता है। ये कोई बेसिक पॉइंट है जो कि आप कई सारे जो गाइड्स होते हैं उनमें भी पढ़ते हो। ठीक है। तो मैंने भी वहीं से जो नोट्स बनाए थे वो इसी में लिख लिए। दृढ़ बल की बात करें तो देखो इसके जो फादर की बात करें तो ये कपिस्टल बलि दृढ़ बल है। मान लो इसको कैसे याद करोगे, जो बलि थे, है ना, राजा बलि, वो क्या थे, एक दृढ़ थे। जो हनुमान जी थे उसमें बलि का नाम सुना होगा आपने रामायण में, तो वो क्या थे, दृढ़ बल, दृढ़ थे बहुत ज्यादा। तो इससे याद रख लेना, दृढ़ बल हुए हैं उनके पिता का नाम क्या है, कपिस्टल बलि या कपिल बलि। ठीक है। कपिस्टल बलि या कपिल बलि याद रह जाएगा, जो बलि शब्द आ रहा है उससे आप निकाल लोगे इसको। अब इस कपिस्टल बलि के शिष्य जो पुत्र हैं, सॉरी, जो पुत्र हैं वो कौन है, दृढ़बल। और दृढ़बल ने चरक संहिता में कितने 41 अध्याय को जोड़ा था। तो अपन ने देख लिया था कल्प और सिद्धि में 12-12 थे, और चिकित्सा में 17 चैप्टर है। ये बार बार रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, चीजें याद हो जाए। कई बार आपको लिखने के लिए आ जाएगा यूजी में, तो आपको एक इतिहास में आ जाए, चाहे क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, चाहे आपके इतिहास में आ जाए, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके इतिहास में बन सकता है, चरक संहिता के बारे में लिखो तो कुछ पॉइंट होंगे, आप लिख तो सकोगे कि इसके पिता का नाम क्या था, किसके पुत्र थे, किनके शिष्य थे, इनका जो वास्तविक नाम क्या है ना, इनका जो निवास स्थान है वो क्या माना जाता है। वैसे ये निवास स्थान ये कुछ पूछते नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, एक बेसिक चीज है। फिर बात करें चरक संहिता के बारे में, बात करें तो चरक संहिता की जो शैली है वो उपनिषद काल की मानी जाती है, क्योंकि, है ना, चरक संहिता की जो शैली है तो वो उपनिषद, कहीं ना कहीं उपनिषद से जुड़ी हुई है, तो उपनिषदवादी जो इनकी लैंग्वेज है वो उपनिषद कालीन मानी जाती है। फिर चरक संहिता के बारे में बात करें तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, दीर्घन जीवितम। तो देखो वैशेषिक दर्शन का इफेक्ट पड़ता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर जो गंगाधर राय हैं उन्होंने चरक संहिता पर कौन सी, अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम उनको कहा, या उनके ऊपर टीका लिखी। चरक संहिता पर कौन सी टीका लिखी, जो गंगाधर राय हैं उन्होंने अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम टीका लिखी। टीका नहीं, ये कह सकते हैं चरक संहिता को उन्होंने बोला है कि अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम बोला है उन्होंने, गंगाधर ने। फिर चरक संहिता में षष्ठ पदार्थ का वर्णन मिलता है, लेकिन उसका जो पदार्थ विज्ञान में आप पदार्थ पढ़ोगे, षट पदार्थ जो वैशेषिक दर्शन में वर्णन है, तो वो पढ़ोगे आप द्रव्य गुण कर्म और सामान्य विशेष, ये पढ़ोगे। लेकिन जो चरक संहिता है उसमें कहीं ना कहीं ये क्रम है वो चेंज है, सामान्य विशेष पहले कौन आ गए, सामान्य विशेष आ गए, फिर आए गुण, फिर आया द्रव्य, फिर आया कर्म, फिर समवाय। तो ये एक क्रम है जो फर्स्ट चैप्टर में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ से कहीं ना कहीं पीजी में क्वेश्चन आ जाता है, वो अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है। चरक संहिता के सूत्र स्थान में 7 चतुष्क हुए हैं, इनके बारे में भी बताऊंगा कौन कौन से चतुष्क हुए, 7 चतुष्क हुए हैं, और एक क्या हुआ, द्वय हुआ। तो 7 चतुष्क में, एक चतुष्क में कितने, 4 चैप्टर होते हैं, तो इस तरह 7 चतुष्क हुए। ठीक है। और एक द्वय हुए जिसमें 2 चैप्टर आते हैं। भेषज कल्पना का व्यवस्थित व वैज्ञानिक विवरण चरक संहिता में मिलता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चरक संहिता में 14 देश 68 आचार्य का वर्णन है, और ऋषि कितने हुए, 64। तो देखो अब आपको ऋषि और आचार्य में कंफ्यूज होगा, है ना, इनका मतलब आप डीपली पढ़ोगे तो वैसे अलग होता है, आचार्य अलग होते हैं, ऋषि अलग होते हैं। तो देखो ऐसे ध्यान रखना, जो ऋषि हुए हैं ना 64, उन्होंने क्या खाया, अचार खाया, उन्होंने क्या खाया, अचार खाया। तो देखो ऋषि कितने हुए हैं, 64 हो गए। अब आप ध्यान रखना यार, मेरे को 4 प्लस करना है, 4 प्लस करना है तो बाद में करना है, तो बाद में करना है, तो केस में आचार उन्होंने बाद में खाया था, तो इससे याद रख लेगा आचार्य। तो आचार्य कितने हुए हैं, 64 के बाद 8, यदि मैं इसमें 4 प्लस करता हूँ, सॉरी 4 में यदि इसमें प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा। तो 68 याद रह जाएगा। तो ऋषि पहले आए हैं 64, और इसमें प्लस 4 किया तो कितने हो जाएंगे, 68। हाँ 68, तो ये क्या हो गई, आचार्यों की संख्या हो गई। अब कितने देशों का वर्णन आया है, तो 14 देशों का वर्णन मिलता है। ठीक है। चरक संहिता में लगभग क्या 1950 योग का वर्णन है, ये बात कर ली। 3 आत्रेयों का वर्णन आता है, देखो अब 3 आत्रेयों का वर्णन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चरक संहिता में 3 आत्रेय का वर्णन आया, एक देखो भिक्षु आत्रेय का वर्णन आया। ठीक है। भिक्षु आत्रेय का कहाँ वर्णन मिलता है, चरक सूत्र फर्स्ट में और चरक सूत्र 25 में, भिक्षु आत्रेय। फिर आता है कृष्ण आत्रेय, कृष्ण आत्रेय का वर्णन कहाँ मिलता है, सूत्र के 11वें में। फिर पुनर्वसु आत्रेय का वर्णन मिलता है 13वें चैप्टर में। देखो फर्स्ट में मिल गया,
और ये 25वें में भी वापिस रिपीट होता है। फिर 11वें में मिला कृष्ण आत्रेय का, फिर 13वें में मिला। तो भिक्षु आत्रेय का कौन से फर्स्ट में और 25 में, कृष्ण आत्रेय का 11वें में और पुनर्वसु आत्रेय का 13वें में मिलता है। तो जो 3 आत्रेय थे चरक संहिता में, वो उनका सारों का वर्णन कहाँ मिलता है, सूत्र स्थान में, लेकिन चैप्टर अलग अलग है। फर्स्ट में मिल गया, 11वें मिल गया, 13वें में। ध्यान रखना, भिक्षु आत्रेय का सबसे पहले फर्स्ट में मिला, कृष्ण आत्रेय का मिला 11वें में, पुनर्वसु आत्रेय का मिला 13वें में। ये याद रखना, पीजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इसमें से कहीं ना कहीं बार रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे जो कि मैं बार बार इन पे फोकस करवा रहा हूँ आपको, तो ये आप आपकी डायरी में नोट डाउन कर सकते हो वैसे। फिर बात करें जो चरक संहिता है, उसमें जो सांख्य शब्द है वो 5 बार आया और इतिहास शब्द है वो 2 बार आया, ये चीज ध्यान रखना। चरक संहिता में 7 संभाषाएं हुई, ये बात पहले कर चुके हैं अपन। और मैं बात बता रहा था आपको पहले कि गंगाधर की जो टीका है, टीका में चरक के लिए अखिल शास्त्र विद्या कल्पतरु, ठीक है, यानी कि जो जल कल्पतरु टीका लिखी थी गंगाधर राय ने, जो टीका है वो कौन सी है, ये देखो, ये इधर मैंने नाम लिख रखा जल कल्पतरु। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा गया है, चरक संहिता के लिए अखिल शास्त्र विद्या कल्पतरु बोला गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था अखिल शास्त्र विद्या कल्पतरु। तो जो उसकी जल कल्पतरु टीका है गंगाधर राय की, उसमें चरक संहिता के लिए बोला है अखिल शास्त्र विद्या कल्पतरु। ठीक है, ये चीज वर्ड पूछ रखा है, एक बार बीएचयू एग्जाम हुआ था कि अखिल शास्त्र विद्या कल्पतरु किसने बोला, तो गंगाधर राय ने बोला। ठीक है, ये चीज अपन ने देखी। अब देखो जो टोटल संभाषाएं वो कितनी 7 हुई है, अपन बात कर चुके हैं। ये बात नहीं की है अपन ने, वो दूसरी बात की थी, यानी कि सॉरी, चरक संहिता पर कितनी संभाषाएं हुई, तो 7 संभाषाएं हुई। पहली कहां पर हुई है, सूत्र स्थान में 4 जगह हुई है। कौन से, एक तो फर्स्ट चैप्टर में, 12वें चैप्टर में, 25 में और 26 में। ठीक है, याद रखना, पहले चैप्टर में, 12वें चैप्टर में, 25 में और 26 में हुई, तो 25-26 में एक याद रख लोगे, और 1 और 12 में ध्यान रख लेना। फिर शारीरिक स्थान में देखो 6 में हुई है। अपन जानते हैं ना शरीर है अपना, तो उसमें 6 वो होती है, क्या नाम, जो अंग होते हैं वो 6 अंग होते हैं। ठीक है, 2 हाथ, 2 पैर, 1 मध्य और 1 सिर, तो ये 6 हो गई। अब 6 के आधे करूंगा 3। ठीक है, तो ये 3 और 6 ऐसे ध्यान रखना, 6 याद रख लेना, उसके आधे। तो शारीरिक स्थान में कितनी, तीसरे और चौथा छठा जो चैप्टर है उसमें शारीरिक स्थान में 2 संभाषाएं हुई और सिद्धि स्थान में 1 संभाषा हुई, वो 11वें चैप्टर में। ठीक है, अब ये चीज भी ध्यान रख सकते हो, चरक का जो रहस्य है वो चिकित्सा स्थान को बोला था अपन ने, देख लिया, ये अष्टांग हृदय का छोड़ देना, सूत्र स्थान को रहस्य बोलते हैं। ठीक है, याद रख लेना वैसे रखना चाहो तो। अब बात करते हैं अपन कौन कौन सी जो संभाषाएं हुई है वो किस लिए हुई है और कितने आचार्य उसमें पार्टिसिपेट लिए हैं। ये कई बार क्वेश्चन आ रखा है पीजी वाले, तो ध्यान से ही देखना। तो चरक सूत्र फर्स्ट है, ठीक है, उसका नाम क्या है, दीर्घन अध्याय। जो फर्स्ट संभाषा हुई वो कहाँ हुई, दीर्घन अध्याय। और कहाँ पर हुई थी वो, पार्श्वे हिमवत सुबह, यानी हिमालय के पार्श्व में हुई थी। कितने ऋषि आए थे टोटल, उसमें 53 ऋषि पार्टिसिपेट लिए थे। और किसके संबंधित, किसके रिलेशन में हुई थी वो, आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ या रोग की उत्पत्ति कैसे होती, इसके बारे में संभाषाएं हुई थी। कहाँ पर, हिमालय के पार्श्व में। कितने ऋषि पार्टिसिपेट लिए थे, 53, यानी कि 53 ऋषियों ने। और किस, कौन से चैप्टर में हुई, तो दीर्घन अध्याय में बताया गया। ठीक है, ये चीज। अब 12वां चैप्टर का नाम क्या है, वाद कलाकली अध्याय। उसमें कितने, 8 ऋषि आए हैं और 8 प्रश्न किए, 8 ऋषियों ने 8 प्रश्न किए हैं। और किसके रिलेशन में हुई थी ये, त्रिदोष के गुण धर्मों के विवेचन के संबंधित हुई थी। फिर चरक सूत्र 25 में क्या आया, यज्ञ पुरुषी अध्याय चैप्टर का नाम है, और 9 ऋषि, देखो यहाँ पर 8 थे, यहाँ पर 9 आ गए। अब किसके संबंधित हुई थी ये, राशि पुरुष एवं व्याधि के संबंधित हुई थी ये जो संभाषाएं हुई है। चरक सूत्र 26 की मैं बात करूं तो आत्रेयभद्र का भी चैप्टर का नाम है, और काशी और काशीपति वामक, जो काशीपति वामक है उसने क्वेश्चन किए थे, और उसमें क्या हुए थे, काशीपति वामक ने किसके रिलेशन में बताया था, तो देखो यहाँ सम्यक आहार रस और विनिश्चय इसके बारे में बताया था उसने, तो ये इसके संबंधित हुई थी। ठीक है ना, एक बार इसको देख लेना आप आपकी बुक में जाके, ये थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है, एक बार चेक करना देखो, और होगा तो मैं आपको कमेंट में इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, चरक सारी अपन ने बात की थी, सारी स्थान में 2 जगह हुए, तीसरी और 6 में। तो खुंडी का गर्भावक्रांति है उसमें खुंडी का गर्भावक्रांति चैप्टर है, उसमें चैत्रत वन जो है उसमें हुई थी। और कितने ऋषि पार्टिसिपेट लिए थे, 10। और गर्भ उत्पत्ति पर विचार किया गया था, गर्भ की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है, तो ये चरक सारी 3 में बताया गया था। चरक सारी 6 में बात करें तो शारीर विचय शारीरम चैप्टर का नाम है, 8 ऋषि है इसमें, और गर्भ विषय 9 प्रश्न किए थे, 8 ऋषियों ने 9 क्वेश्चन किए, ये ध्यान रखना, कौन सी, शारीर विचय शारीरम में। अब देखो इसमें जो गर्भ की जो उत्पत्ति अंग होते हैं, ठीक है, उत्पत्ति अंग, उनके बारे में बताया था कि फर्स्ट में कौन सा ऑर्गन जो डोमिनेंस होता है, यानी कि
उत्पन्न होता है उनके बारे में बताया था चरक शारीर 6 में, और जो गर्भ की उत्पत्ति उन पर विचार कौन से शारीर 3 में बताया गया था। और सिद्धि स्थान की जो 11वां चैप्टर है उसमें बता रखा एक संभाषाएं फल मात्रा सिद्धितम चैप्टर में बता रखा दृढ़ बल ने, दृढ़ बल ही बताए थे क्योंकि दृढ़ बल ने सिद्धि और कल्प में दृढ़ बल ने ही तो इकट्ठे किए हैं चैप्टरों। फिर 10 ऋषि आए थे और निरुबस्ती के सर्वोत्तम फल विनिश्चय होता है इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो आज अपन यहाँ तक देखते हैं और अगले लेक्चर में अपन इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।